बैटरी से लेकर ब्रेन तक सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कमाल है, मैजिक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो पे अटेंशन हियर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं, तो वी स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट से आपको कुछ तो ध्यान आता होगा, है ना। जैसे आपको ध्यान आता होगा कि कोई सॉल्यूशन होता है, उसमें आयंस होते हैं और आयंस का मूवमेंट्स होता है। जी हाँ, वही इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation is called electrochemistry. सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो जितने भी केमिकल्स हैं, है ना, जो केमिकल्स हैं उनके द्वारा जो एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है ना। आपने सारे बैटरी वाले चीजें देखी होंगी मार्केट में। हमारा फोन है जो हम, जिसके बिना तो हमारी जिंदगी आजकल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है, या कोई भी आप देख रहे हो घड़ी है, या सारे सेल बेस्ड आजकल चीजें हो गई हैं। तो ये सारी बेस्ड होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ना है तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। वो क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, आपने सोचा होगा कि रिडक्शन तो हमने सुना है, ऑक्सीडेशन भी हमने सुना है, पर रेडॉक्स क्या चीज है? जी हाँ, जब दोनों रिएक्शन को हम मिला देते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, सो इट इज कंबाइंडली कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन क्या है? उसका अपोजिट, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड redox reactions. Clear? In these reactions, electrons are transferred from one reactant to another. The substance which can lose one or more electrons, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया? Oxidized. क्या हो गया? Oxidized is called reducing agent or reductant, while the substance which can gain one electron or more electron, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, गेट रिड्यूस, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ठीक है। Thus, in a redox reaction, one substance acts as a reducing agent and itself gets oxidized, while another substance acts as oxidizing agent and itself gets reduced. ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हमें पढ़ना है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, अ रेडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर। इसको हम आगे इलेबोरेट करते हैं। जिंक और कॉपर, जिंक का सिंबल क्या है? Zn, कॉपर का सिंबल क्या है? कॉपर C। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
salt occurring in a battery in this reaction zinc loses electron. अब मैंने बताया आपको जिंक है, it loses electron, ठीक है, and gets oxidized, whereas Cu2 plus ions gain electron and get reduced. यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं आप, ये जिंक मेटल है, ठीक है, और ये Cu2 प्लस है। तो इसकी स्टेट क्या है बताइए? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। कॉपर के केस में क्या है? डाइवेलेंट 2 प्लस, ठीक है, और कैसा है ये? केटायन, पॉजिटिव है मतलब केटायन, और कैसा है ये? डाई केटायन, 2 प्लस चार्ज है इसमें, ठीक है ना। तो जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस, और कॉपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया। समझ में आ गया? तो जिंक जब था वो रिड्यूस फॉर्म में कह सकते हैं हम, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, मतलब प्लस है, तो ये इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, और इस तरीके से एक रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो हियर जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बताया ये रिड्यूसिंग एजेंट है, या हम कह सकते हैं उसको रिडक्टेंट है ना। वाइल Cu2 प्लस है ना आयोनाइज फॉर्म में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। Some other examples of redox reactions are zinc plus twice HCl, तो ZnCl2 plus hydrogen। या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यही रिएक्शन दे दी और पूछा गया, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव बता दिए कि बताइए इस रिएक्शन में जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर 1, zinc acts as a reductant, number 2, number 3, copper Cu2 plus ion acts as a oxidizing agent, number 3, फिर Cu2 plus ion acts as a oxidant, number 4, और 5th है all of the above। तो which is the correct answer? all of the above। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, आप जो भी देख सकते हैं जो रिलेट होगा आप उसको समझते जाएंगे, तो दिस विल बी क्लियर टू यू। चलिए आगे चलते हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जहां से एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगी कि जिसमें से करंट प्रवाहित हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। द बेस्ट कंडक्टर्स आर मेटल्स, ठीक है, कॉपर है, सिल्वर है, टिन है, ये सब क्या है? कंडक्टर है। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर, या हम इसको कह सकते हैं इंसुलेटर, है ना। जैसे कि रबर है, ग्लास है, सिरेमिक्स है, वुड है, वैक्स है, ये सब होते हैं इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर, जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द कंडक्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। These are metallic substance which allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change. Metals and their alloy have very large conductivity and are called conductors. ये अभी हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कॉपर, सिल्वर। The flow of electric current through metallic conductor is due to the flow of electrons in the metal atom. अब उसमें करंट फ्लो क्यों हो सकता है मेटेलिक कंडक्टर में? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है मेटल एटम में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, the number of valence electrons per atom, the density of metal and temperature। ये 4 फैक्टर है, ठीक है। It decreases with increase of temperature। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर किन किन पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है, तो ये ध्यान रखना है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, डेंसिटी ऑफ द मेटल एंड टेम्परेचर।
ओके, दीज आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ना। सो दीज आर सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गलित अवस्था में, मोल्टन स्टेट मतलब घुलित अवस्था में या गलित अवस्था में ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस and undergo chemical decomposition. For example, acids, bases and salts are electrolytes. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, which of the following is the example of electrolyte? Number 1 acid, 2 bases, 3 salts, 4th है all of the above. So what is the answer? All of the above. चलिए, the flow of electric current through an electrolytic solution is called electrolytic conduction. In this type of conduction, charge is carried by ions. ठीक है, therefore it is also called ionic conductance. The conduction will not occur unless the ions of the electrolyte are free to move. Therefore, these substances do not conduct electricity in the solid state but conduct electricity in the molten state. This is very important question कि molten state में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करते। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, the conduction will not occur unless the ions of the electrolyte are free to move. free to move. तो जब मोल्टन स्टेट में होते हैं, जैसे नमक है, केवल सॉल्ट ले लिया तो वो उसमें कंडक्शन नहीं होगा, पर उसका जब अपन ने सॉल्यूशन लिया है तो क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा। क्लियर? सो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में आयंस का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईदर इन द molten state or through their aqueous solutions are called non electrolytes. For example, sugar, glucose, ethyl alcohol, urea, ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो दो कैटेगरी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। चलिए, एक अपन ने पढ़ा था अभी कंडक्टर और इंसुलेटर, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, इट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लियर हो गया। इट इज कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर एज आयंस। It involves no change in the chemical properties of the conductor. It involves the decomposition of the electrolyte as a result of the chemical reaction. It decreases with increase in temperature. It increases with increase in temperature. ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। So on this basis, electrolytes are broadly divided into two types: strong electrolytes and weak electrolyte. ये दो कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये तो समझ में आ गया है कि मोल्टन स्टेट में या गलित अवस्था में उसमें से करंट जो है वो फ्लो हो सकता है ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल्स आर NaCl, KCl, HCl, NaOH, NH4NO3। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। The electrolytes which do not ionize completely in solution are called weak electrolytes. For example, acetic acid, carbonic acid, boric acid, HCN, HgCl2, ZnCl2 and NH4OH. तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है।
वीक क्यों है? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन कम होगा, फीवली सॉल्यूबल है ना, या फिर फीवली आयोनाइजेबल आप कह सकते हो, है ना, बहुत कम इसका आयोनाइजेशन होता है, जबकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। अब ये तो मालूम है आपको कि जैसे NaCl है तो किसमें डिसोशिएट होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो प्रकार के आयंस इसमें बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से और आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। In weak electrolytes, an equilibrium is established between the unionized electrolyte and the ions formed in the solution. The extent of ionization of a weak electrolyte is expressed in terms of degree of ionization or degree of dissociation. It is defined as the fraction of total number of molecules of the electrolyte which ionize in the solution. It is generally denoted by alpha. ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसका पूरा फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। इट इज जनरली डिनोटेड बाय अल्फा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1 और वीक के केस में इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 1 के बराबर होता है और वीक में 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, कौन क्या किसकी वैल्यू? अल्फा की। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो बताता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितना आयोनाइज हुआ है, डिग्री उसकी। ठीक है, कितना परसेंट आयोनाइज हुआ है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। The electrical conductivity of the solutions of electrolytes depends upon the following factors। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ठीक है, दीज डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शंस बिटवीन द आयंस ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, इफ द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर लार्ज, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी लेस। These interactions are also responsible for the classification of electrolytes as strong and weak electrolyte। Okay, तो इंटरआयोनिक सॉल्यूट है, जैसे सपोज NaCl ही है, तो मैंने बताया कि वो आयोनाइज होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, है ना। तो ये क्या है? सॉल्यूट है, करेक्ट। ये आपको मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यदि हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है, NaCl का सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्यूट कौन होगा उसमें? NaCl, करेक्ट। तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को हमें देखना है। ठीक है, तो जब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जब ज्यादा होगा तब द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो कम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाता है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। These depend upon the interactions between the ions of the solute and the molecules of the solvent। देखो मैंने बताया आपको कि सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? जब सॉल्यूट जो है पानी में डिसॉल्व हो गया तो उसमें सॉल्वेंट भी ऐड हो गया। क्लियर? तो क्या हो गया उसका? सॉल्वेशन। So these depend upon the interaction between the ions of the solute and the molecules of the solvent and are called solute-solvent interaction। ठीक है, वहां solute-solute interaction था, यहाँ solute भी है और solvent भी है। If the solute-solvent interactions are strong, the ions of the solute will be highly solvated and their electrical conductivity will be low। ठीक है, क्योंकि पानी ज्यादा हो जाएगा उसमें, हाईली सॉल्वेटेड रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल से ही वो घिरा रहेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका अपोजिट भी समझ सकते हो आप कि कब बढ़ेगी। ठीक है,
अब आता है तीसरा पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये था सॉल्यूट सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट सॉल्वेंट, और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट में केवल है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट यहाँ क्या लिया है, सपोज हमने पानी लिया है। लार्जर द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, large will be the viscosity of the solvent. The average kinetic energy of the ions of the electrolyte increases with increase in temperature. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। Consequently, the conductance of electrolytic solutions increases with rise in temperature. तो इस प्रकार से जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसके कारण कंडक्टेंस भी बढ़ता है। The conductance of electronic conductor decreases with increase in temperature. चलिए, ये हो गया तीनों पॉइंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट है, यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट है। ये तीन पॉइंट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक और आयोनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। The conductance of an electrolyte depends upon the number of ions present in the solution. Therefore, the greater the number of ions in the solution, the greater is the conductance. ठीक है ना, directly proportional है। The number of ions produced by an electrolyte depend upon its nature. The strong electrolyte dissociate almost completely, ये हम पढ़ चुके हैं, into ions in solution, and therefore their solution have high conductance. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस भी हाई होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव लेसर नंबर आयन, देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लो कंडक्टेंस। क्लियर? चलिए, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट? Yes, water is a polar solvent. अब आप बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। अब पोलर का मतलब क्या होता है कि जैसे वाटर है, तो वाटर जब डिसोशिएट होगा तो वो दो आयन बनाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। जबकि नॉन पोलर में मैंने एग्जांपल क्या बताया? बेंजीन। इसका पोलराइजेशन होगा क्या? नहीं। तो दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अल्कोहल नॉन पोलर सॉल्वेंट, और भी ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट हैं। देयरफॉर ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, लार्जर इज द आयोनाइजेशन एंड हेंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो गया कि पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। इफ द आयंस आर स्ट्रांगली सॉल्वेटेड, है ना, सॉल्वेटेड का मतलब क्या? वाटर मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं, यदि वाटर के साथ उनका सॉल्यूशन है तो देयर इफेक्टिव साइज विल इंक्रीज एंड हेंस देयर कंडक्टेंस विल डिक्रीज। ये ध्यान रखना है। तो सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी कम होगी, या आयन का जो साइज है वो सॉल्वेशन के कारण बड़ा हो जाएगा और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, so these are three important points which affects conductivity of electrolytic solution. चौथा पॉइंट है concentration of the electrolytic solution. The measure conductance of the electrolytic solution varies with the concentration of the electrolyte. The molar conductance of an electrolyte increases with decrease in concentration or increase in dilution. ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होता है वो डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होगा? द मोलर कंडक्टेंस, यहां पर भी ध्यान रखना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। Temperature. The conductivity of an electrolyte depends upon the temperature. With increase in temperature, the conductivity of an electrolyte increases. ठीक है, increase in temperature, the conductivity of the electrolyte increases.
Electrolytic conduction. When a voltage is applied to the electrode dipped into electrolytic solution, ions of the electrolyte move and therefore electric current flows through the electrolytic solution. The power of the electrolytes to conduct electric current is termed conductance or conductivity. So electrolytic solutions also obey Ohm's law. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम पढ़ेंगे आगे कि ओम्स लॉ क्या होता है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ मैजिक, है ना. काय का मैजिक है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उसमें आप देख सकते हो, धारा का प्रवाह देख सकते हो, करंट का फ्लो देख सकते हो. इसी तरीके से हमने समझा कि इंसुलेटर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या है. ठीक है, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.